हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? सेल। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हम लोग इस चैप्टर में डिट्टो एनसीईआरटी को ही देखेंगे, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, चूँकि ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नीट एग्ज़ाम के लिए। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, मेनली फोकस करूँगा एनसीईआरटी के लाइन को समझाने में, ताकि आपके लिए मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करना आसान हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सेल बायोलॉजी। जैसा कि एनसीईआरटी लिखता है क्या कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आधारभूत संरचना है जीवन की। आधारभूत संरचना है जीवन की। कौन? सेल। और आपका एनसीईआरटी ये भी लिखता है बाद में कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेम बात है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है आप। फंडामेंटल मतलब बुनियादी, संरचनात्मक, कार्यात्मक इकाई है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके लिए सेल क्या है? एक बुनियादी, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर सिंगल सेल की हो या मेनी सेल की बनी हो। अगर वो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल की बनी है तो उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। केवल उसमें कितना सेल रहेगा? केवल एक सेल की बनी है तो उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक से ज़्यादा सेल की बनी है तो उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एनसीईआरटी लिखता है ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। अगर वो सिंगल सेल से बनी है तो बोलेंगे यूनिसेलुलर। अगर मेनी सेल से बनी है तो मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब मेनी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल बैक्टीरिया। ओके, यू कैन से अमीबा, you can say पारामीशियम, बहुत सारा, यूग्लिना। यूग्लिना को तो बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल यूग्लिना को। तो ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे आपके प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इन जनरल यू कैन से प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये है सेल का डेफिनेशन। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले तो आइदर इट इज सिंगल सेल और मेनी सेल का बना हो। सिंगल सेल का बनेगा तो यूनिसेलुलर, और मेनी सेल का बना हो तो मल्टी सेलुलर। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप देखोगे आपके हर चैप्टर के शुरुआत में कुछ साइंटिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है, जहां से नीट में क्वेश्चन बनता है या पहले पूछा जा चुका है। और यहाँ जिस साइंटिस्ट के बारे में जिक्र किया हुआ है वो हैं जीएन रामाचंद्रन। जीएन रामाचंद्रन, इनका नाम फेमस है। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताने में हेल्प किया था। ठीक, इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बतलाया था। ठीक, तो इन्हीं के नाम पर
एक टर्म है जिसको बोला जाता है रामचंद्रन प्लॉट. रामचंद्रन प्लॉट इज एसोसिएटेड विथ दिस टर्म इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इन्हीं के नाम पर पढ़ा GN रामचंद्रन, जो कि नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रामचंद्रन प्लॉट इज एसोसिएटेड विथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च. तो आंसर जाता है क्या? प्रोटीन. ठीक, इन्होंने बताया था कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह का इसका अरेंजमेंट होता है, जो आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में. प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर. ये आपको भले ही समझ में ना आए, लेकिन वहाँ समझ में आ जाएगा. प्रोटीन स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट. ठीक, वहीं पर आप पढ़िएगा इनके बारे में. तो इन्होंने डिस्कवर किया था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन. कोलेजन, बाकी सारी चीज़ पढ़ेंगे आप बायोमोलिक्यूल में. ठीक, और पब्लिश हुआ था इनका ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन इन नेचर. नेचर में प्रकृति नहीं, एक जर्नल का नाम है. एक क्या नाम है? जर्नल का नाम है. वहीं पे पब्लिश हुआ था. कब? 1954 में. और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर किया था. एनालिसिस किसका किया था? बायोपॉलीमर का. ये बायोपॉलीमर क्या होता है? बायोपॉलीमर सुन लो. बायोपॉलीमर पढ़ना है कहाँ? बायोमोलिक्यूल में. बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऐसा पॉलीमर जो किससे रिलेटेड हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो. ठीक, नेचुरल पॉलीमर प्रोड्यूस्ड बाय सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. पॉलीमर जो किससे रिलेटेड हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बायोपॉलीमर बोलते हैं. जैसे बायोपॉलीमर के एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, लिपिड, ये सब क्या है? स्टार्च, सेलुलोज, DNA, RNA, ये सब क्या है? बायोपॉलीमर है. तो इन्होंने डिफरेंट एनालिसिस किया था डिफरेंट बायोपॉलीमर का. मेनली प्रोटीन. तो पूछा जाता है रामचंद्रन प्लॉट इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो इसको याद रखिएगा, आपके नीट NCERT में दे रखा है. चलिए, आपका NCERT स्टार्ट करता है क्या? व्हाट इज सेल. इसको मैंने पिछले वीडियो में इसका ये मेरा एक वीडियो है जो डिस्कस मैंने किया है, आप उसको देख सकते हैं. मैंने वहाँ इस सारे पॉइंट को समझाने का कोशिश किया है. जैसा आपने पढ़ चुके हैं, आप पढ़े कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखो, चाहे बैक्टीरिया, किससे बना है? केवल एक सेल से. एक सेल से बना है. इस एक सेल में ही, इस यूनिसेलुलर होता है, एक सेल में ही सारे आवश्यक चीज प्रेजेंट होता है जो इसके एक सेल को चलाने के लिए क्या है? जरूरी होता है. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है अपने अस्तित्व के लिए. इसके लिए इसका अस्तित्व क्या होता है? स्वतंत्र होता है, अकेले. काहे अकेले? क्योंकि बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. जीवन चलाने के लिए जितने भी एसेंशियल जरूरी फंक्शन है वो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे जरूरी फंक्शन को चला पाने में समर्थ होता है. जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सारा चीज ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म चला पाता है. इसलिए मैंने इसको पिछले वीडियो में इसको अच्छे से समझाया है. मैंने यहाँ भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल. एनीथिंग. चलिए फॉर एग्जांपल इसको समझने का कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कोई सेल है,
ठीक, इस सेल में कोई इसके अंदर ए है कंपोनेंट, कुछ बी कंपोनेंट है, सी है, डी है, ई है। इस सेल के अंदर क्या है, ये ए बी सी डी मान के चलिए ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली है। ठीक, ए बी सी डी। ऑर्गेनेली क्या होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म वेरियस जॉब्स इनसाइड सेल। जैसे कि ऑर्गेनेली हिंदी में बोलते हैं अंगक। जैसे मान लो कि ऑर्गेनेली क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सबका अपना अपना फंक्शन होता है, सबका अपना अपना फंक्शन होता है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम वगैरह वगैरह, सबका अपना अपना फंक्शन है। तो अगर सेल में कोई ए ऑर्गेनेली है, कोई बी है, कोई सी है, कोई डी है, कोई ई है, सबका अपना अपना, अगर इसमें से एक भी कम हुआ, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल दिए हम कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसको बोल दिए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब इसमें मान लीजिए कि इसमें हम ए को हटा देते हैं, बी है, सी है, डी है और ई है। अब इसको ये अपना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, ये क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसका अस्तित्व क्या होगा, स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से अपना काम चला सकता है, जीवन चला सकता है। लेकिन अगर इसमें से एक भी चीज कम हुआ तो ये स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। ठीक, स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा, ये क्या हो जाएगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। वही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी लिखता है, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनीथिंग लेस देन, अगर इस कंप्लीट स्ट्रक्चर कुछ भी कम हुआ तो इट डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा, स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना होगा। जैसे कि आप ले लो वायरस को, ले लो, वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जब आपके शरीर के बाहर है तो नॉन लिविंग एक्ट करता है, अब जब शरीर के अंदर आता है तो क्या एक्ट करता है, लिविंग। तो ये कंप्लीट, इसके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसको ऐसे भी हम लोग सेल में इसको नहीं रखते हैं। ठीक, वायरस को नॉन सेलुलर होता है, जो पढ़े हैं डिटेल में हम लोग। तो अगर कुछ भी कम हुआ तो एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कुछ भी कम हुआ, कुछ भी कम हुआ तो इसको ये इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा। ये तो हुआ एक बात। इसके बाद एनसीईआरटी बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये एनसीईआरटी बोलता है, एंटोन वॉन लियोनहॉक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप का क्या बनाया था, इन्वेंशन किया था। ठीक, माइक्रोस्कोप बनाया था, और माइक्रोस्कोप बना बनाकर वो अलग अलग तरह का सेल देखा करते थे। कौन, एंटोन वॉन लियोनहॉक, जिन्होंने सबसे पहली बार ही फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइफ सेल। लाइफ सेल मतलब जिंदा सेल। अब यहाँ एक बात समझने का कोशिश कीजिएगा, जो रॉबर्ट हुक साहब थे, ये क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक, सेल बायोलॉजी के क्या है, ये फादर है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही सेल के बारे में बताया था, रॉबर्ट हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक, जो आप पिछले क्लास की वीडियो को देख सकते हैं,
रॉबर्ट हुक इन्होंने सबसे पहले कॉर्क सेल को देखा था, और जो कॉर्क सेल था वो कैसा था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा था तो इन्होंने इसी को बोल दिया था इन्होंने क्या है, एक तरह का सेल है। लेकिन ये सेल कैसा था, डेड नेचर का था, डेड नेचर का था। तो जो रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार जो सेल को देखा था वो कैसा था, डेड था। इसीलिए एनसीईआरटी यहाँ लिखता है कि जो सबसे पहली बार जिंदा सेल, लाइव सेल देखे थे कौन थे, एंटोन वॉन लियोनहॉक। हाँ, रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार सेल के बारे में बताया था, इसलिए इनको बोला गया फादर ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन इन्होंने जो सेल देखा था वो क्या था, एक्चुअली डेड सेल था। ठीक है, रॉबर्ट हुक। कॉर्क सेल प्लांट के छिलके से, बार्क से प्राप्त किया जाता है कॉर्क सेल। एनाटॉमी में डिटेल में पढ़िएगा। एनसीईआरटी इसके बाद लिखता है क्या, रॉबर्ट ब्राउन, इंपॉर्टेंट है, ये है रॉबर्ट हुक और जहां आ गया रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया था, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस को कौन सबसे पहले देखा था, डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस को सबसे पहले देखा था, रॉबर्ट ब्राउन। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ये है हुक, ये है ब्राउन। हुक साहब, रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइकोलॉजी, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। इसके बाद सेल के अंदर हम लोग आगे देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनेली होता है, जैसे पहले मैंने बताया बहुत सारे ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखे नहीं जाते और दिखाई देंगे भी नहीं। बहुत सारा स्ट्रक्चर तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा ही नहीं, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। उसके लिए क्या आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इजाद हुआ, ठीक, इन्वेंशन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से साइंटिस्ट ने क्या बताया रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल, कि सेल के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है। ये पूरी तरह हम कब जान पाए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इजाद हुआ। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ, एनसीईआरटी लिखता है कि पहले हुआ इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, फिर बाद में चल कर क्या आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन अबाउट सेल। अब आइए हम पढ़ते हैं कोशिका के सिद्धांत, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। एक साइंटिस्ट का नाम है क्या, एक पहले साइंटिस्ट का नाम है स्लाइडेन, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है श्वान। मैं इसको याद रखता था, जैसे श्वान बोलते हैं हम लोग हंस को, और हंस क्या होता है, एनिमल। तो ये मेनली प्लांट सेल पर स्टडी किए थे, कौन, स्लाइडेन साहब, और ये मेनली श्वान से एनिमल सेल पर स्टडी किए थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कल को कि स्लाइडेन क्या थे, बोटानिस्ट थे कि जूलॉजिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे कि जीव वैज्ञानिक थे स्लाइडेन। तो आपका आंसर जाना चाहिए वनस्पति वैज्ञानिक, बोटानिस्ट, बोटानिस्ट, बोटानिस्ट। और स्वान सेल क्या थे, जूलॉजिस्ट। हालांकि स्वान सेल साहब प्लांट सेल का भी स्टडी किए थे, हालांकि स्वान सेल प्लांट सेल का स्टडी भी किए थे, लेकिन ये जूलॉजिस्ट थे। और यही दोनों मिलकर इन्होंने सेल का सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी दिया था। अब क्या था, चलिए समझते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मैथेस सेलाइडेन, ये क्या थे, जर्मन बोटानिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक। 1938 में इन्होंने क्या किया था, एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, बहुत सारे प्लांट को एग्जामिन किया था, और उन्होंने बताया था, क्या बताया था, कि प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल।
Plants are composed of different kinds of cell, 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 which together, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू। इन्होंने बताया था कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ plants are composed of different kinds of cell which form tissue of plant। और डिफरेंट टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे प्लांट एनाटोमी में, ठीक है, डिफरेंट टिश्यू पढ़ेंगे प्लांट एनाटोमी में, डिफरेंट टिश्यू ऑफ प्लांट। बस एक लाइन याद रखना, स्लाइडेन साहब ने क्या बताया था कि प्लांट सेल कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू ऑफ प्लांट, एंड ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अब आइए स्वान सेल के बारे में, स्वान साहब के बारे में। स्वान साहब का पूरा नाम था थियोडोर स्वान, और एट द सेम टाइम वो 1838 में थे और ये 1839 में। ये क्या थे, वो जर्मन बोटानिस्ट थे और ये क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ही स्टडीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। ये क्या किए थे स्वान साहब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल सेल, जीव वैज्ञानिक थे ना, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल सेल पर स्टडी किए थे। और इन्होंने बताया था, इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्होंने बताया था क्या कि जो एनिमल सेल होता है, इसका जो बाहरी लेयर होता है वो थिन होता है, थिन आउटर लेयर। इन्होंने एनिमल सेल को देखा और बताया कि बाहर की तरफ जो एनिमल सेल में स्ट्रक्चर होता है वो थिन आउटर लेयर होता है। बहुत बाद में पता चला, जो स्वान साहब ने इस थिन आउटर लेयर को जो बताया है, इसी को बोला जाता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा, पूछा गया है नीट में कि सेल हैड अ थिन आउटर लेयर, इसको कौन बताया था, तो स्वान सेल। एनिमल सेल हैड थिन आउटर लेयर, कौन बताया था, थिन आउटर लेयर, जो कि अब हम लोग जानते हैं क्या, कि जो इन्होंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने बस बोला था कि एनिमल सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होता है, इन्होंने ये नहीं बताया था कि किसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि जो स्वान साहब ने बताया था उसी को बोलते हैं क्या, थिन आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने ये भी बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि स्वान सेल तो जूलॉजिस्ट थे, लेकिन इन्होंने प्लांट सेल पर का भी अध्ययन किया था, स्टडी किया था। और इन्होंने सबसे पहली बार बताया था क्या, कि जो प्लांट सेल होता है, स्वान साहब ने बताया था कि प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल का सबसे बाहरी लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्या, सेल वॉल, और अंदर की तरफ होता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सेल वॉल के नीचे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल में सेल वॉल बाहर होता है और सेल वॉल के नीचे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल में आप जैसा कि जानते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल तो होता ही नहीं है, तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्वान सेल इंपॉर्टेंट है। स्वान सेल क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, बट इन्होंने प्लांट सेल का भी स्टडी किया था। और इन्होंने बताया कि ही ऑल्सो स्टडीड प्लांट सेल and revealed presence of cell wall is unique character of plant cell. Presence of cell wall is unique character of plant cell. तो यह समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग के दिमाग में होता है क्या, कि स्लाइडेन साहब क्या थे, बोटानिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया था प्लांट सेल। तो पूछता है नीट में कि सबसे पहले कौन बताया था कि सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, तो तुरंत चल जाता है दिमाग में क्या, स्लाइडेन साहब, तो गड़बड़ हो जाएगा।
स्वान साहब ने ये बताया था कि सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। स्वान साहब क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, बट इन्होंने क्या प्लांट सेल पर भी क्या किया था, स्टडी किया था और बताया था कि सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। तो याद रखिएगा, सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल कौन बोले थे, स्वान साहब। अब कौन स्लाइडेन एंड स्वान, इन्होंने मेनली स्टडी किया था किस पर, प्लांट सेल पर, और इन्होंने मेनली स्टडी किया था किस पर, एनिमल सेल पर। इन दोनों लोग मिलकर एक क्या देते हैं, हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं टेंटेटिव प्रेडिक्शन। यही हाइपोथेसिस बाद में चलकर किसमें चेंज हो जाता है, थियरी में। तो पहले इन्होंने हाइपोथेसिस दिया एनसीईआरटी के अनुसार। क्या दिया हाइपोथेसिस, स्वान साहब ने एक हाइपोथेसिस दिया, कि द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। कि मतलब स्वान साहब चूंकि एनिमल सेल पर भी स्टडी किए थे और प्लांट सेल पर स्टडी किए थे, तो उन्होंने बताया कि बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल किससे बना होता है, सेल्स के या प्रोडक्ट ऑफ सेल बोलते हैं वही जो सेल बना होता है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड वगैरह से। तो बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल कौन बताया था सबसे पहले, स्लाइडेन और स्वान साहब। किसका स्टेटमेंट है, तो जाना चाहिए दिमाग में क्या, स्वान साहब। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3 स्टेटमेंट है स्वान साहब का, याद रखिएगा। थिन आउटर लेयर जो आज जाना जाता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन दिया था, स्वान साहब। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल कौन बोला था, स्वान साहब। द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल कौन बोला था, स्वान साहब। अब आइए स्लाइडेन साहब का स्टेटमेंट एंड स्वान साहब का स्टेटमेंट, दोनों टुगेदर, इनका बात और इनका बात टुगेदर जो बात बोले थे उनको बोला गया क्या, सेल थ्योरी, सेल का सिद्धांत। और दोनों लोगों ने मिलकर क्या बोला था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या एनिमल हो, किससे बना होता है, उनका शरीर किससे बना होता है, सेल से या प्रोडक्ट ऑफ सेल से। स्वान साहब से मिलता जुलता स्टेटमेंट है। स्लाइडेन साहब ने बोला था कि और प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल। इन्होंने बोला था एनिमल सेल के लिए मेनली कि एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। स्लाइडेन साहब ने बोला था कि प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, इन्होंने बताया था एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक, तो दोनों लोग मिलकर ने दिया था क्या, सेल थ्योरी, सेल का सिद्धांत। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आप दिक्कत होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब आइए, सेल थ्योरी में एक डिमेरिट था स्लाइडेन और स्वान साहब। एक डिमेरिट क्या था, इन्होंने ये नहीं बताया, ठीक है ऑल प्लांट एंड एनिमल बॉडी आर मेड अप ऑफ सेल, लेकिन ये सेल आता कहां से, हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म, किसी के शरीर में नया सेल बनता कैसे है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, दोष था इस सिद्धांत का, सेल थ्योरी का। तो एनसीईआरटी लिखता है कि दिस थियरी हाउएवर, जबकि डिड नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं करता है क्या, कि हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म। कुछ साइंटिस्ट ने स्लाइडेन और स्वान साहब से पूछा कि ठीक है साहब, आपने बताया कि स्लाइडेन की प्लांट का बॉडी भी सेल से बना होता है, एनिमल का, स्वान साहब एनिमल का बॉडी बनता है एनिमल सेल से, कि प्लांट का बॉडी बना होता है, प्लांट का बॉडी भी बना होता है सेल से और एनिमल का बॉडी भी बना होता है सेल से। ठीक, तो भाई नया, ठीक है, नया सेल कहां से आता है, हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म।
नया सेल कहाँ से आता है उनके शरीर में। तो सेल थ्योरी ये डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, सेल थ्योरी से डिस्क्राइब, सेल थ्योरी में इसका जिक्र नहीं था। तो ये ड्रॉबैक है सेल थ्योरी का। कोई पूछे कि सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है, तो आप बोलोगे कि सेल थ्योरी ये डिस्क्राइब नहीं करता है कि हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म। तब एक नए साइंटिस्ट आए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सप्लेन रुडोल्फ विर्चो 1855, ये भी याद रखना 1855। ये लैटिन वर्ड है ओमनी सेलुला ई सेलुला। पूछा जाता है फ्रेज ओमनी सेलुला ई सेलुला कौन दिया था, तो रुडोल्फ विर्चो 1855 में। इसका मतलब बताइए भाई, तो आप बोलिएगा ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है सेल डिवाइड्स एंड न्यू सेल्स वेयर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल थ्योरी का जो दोष था, डिमेरिट था, जो बताया नहीं कि हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म, नया सेल कहाँ से आता है। तो कौन साइंटिस्ट है इसका आंसर देने वाले, रुडोल्फ विर्चो। बोले ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि जो नया सेल आता है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। सेल डिवाइड करता है एंड न्यू सेल वेयर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। समझिएगा, सेल डिवाइड किया एंड न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री पहले वाले सेल से आता है, ये डिवाइड करेगा, नया सेल बनाएगा, नया सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो नया सेल कहाँ से आता है, अपने पुराने वाले सेल से डिवाइड करके आता है, अपने पुराने वाले सेल से डिवाइड करके आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब कोई पूछेगा बताइए ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब, तो न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एक लाइन में ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब जाकर बाद में जाकर क्या किया गया कि भाई रुडोल्फ विर्चो जो सेल थ्योरी में डिमेरिट था, जो सेल थ्योरी नहीं बता पाया कि नया सेल कहाँ से आता है, जो रुडोल्फ विर्चो ने बताया, तो बाद में चलकर सेल थ्योरी जो सिद्धांत था उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, और उसमें सेल थ्योरी में रुडोल्फ विर्चो का ये स्टेटमेंट ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया कि न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो क्या हुआ समझिए इसको, रुडोल्फ विर्चो ही नाउ, कौन मॉडिफाई किया था, एनसीईआरटी में लिखता है कि मॉडिफिकेशन कौन किया था सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी का सिद्धांत कौन दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान साहब। उसमें मॉडिफिकेशन कौन किया, रुडोल्फ विर्चो। क्या मॉडिफिकेशन किए, फाइनल शेप क्या दिए, फाइनल शेप, गिव सेल थ्योरी अ फाइनल शेप विच एक्सप्लेन। तो अब कोई पूछे कि सेल थ्योरी का सिद्धांत बोलिए, सेल थ्योरी क्या था, तो आप बोलोगे all living organism composed of cells and product of cells। और दूसरा रुडोल्फ विर्चो का स्टेटमेंट, all cell arise from pre-existing cells। ये हुआ कंप्लीट सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी ये जो पहला सेंटेंस है ये कौन दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान साहब। और उसको पूरा कौन किया, इसमें दोष था, क्या दोष था, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि नया सेल कहाँ से एराइज होता है, नया सेल कहाँ से बनता है प्लांट में और एनिमल में। तो इसको बताया कौन, रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो इस सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन किए। मॉडिफिकेशन मतलब एक लाइन अपना ऐड कर दिए, जो सेल सिद्धांत को क्या करता है, सेल थ्योरी को क्या करता है, पूरा करता है। ठीक, कौन मॉडिफाई किया था, रुडोल्फ विर्चो। ही नाउ मॉडिफाई सेल थ्योरी ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सेल थ्योरी एंड गिव सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप। फाइनली उन्होंने बताया कि सेल थ्योरी में
क्या होता है सेल थ्योरी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी प्लांट एनिमल जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और दूसरा ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आप आज तक अभी यहीं रहने देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले वाला वीडियो आप इसको पढ़ने से पहले ज़रूर देख लें, फिर इसको देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसको इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे समझा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले उसको क्लियर करूँगा फिर आगे बढ़ूँगा। थैंक यू।